नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने एक बयान जारी करके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए उस पत्र की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायिक प्रशासन में न्यायमूर्ति एन.वी. रमना के हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाक्षय के खिलाफ एक महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने महाक्षय पर दुष्कर्म, जबरदस्ती गर्भपात और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहीं महिला ने योगिता बाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह महाक्षय चक्रवर्ती के साथ 2015 से लेकर 2018 तक रिलेशनशिप में थी। उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एक बार वह अंधेरी वेस्ट के आदर्श नगर में स्थित महाक्षय के फ्लैट को देखने के लिए गई थी, जिसे उन्होंने साल 2015 में खरीदा था। जब वो वहां गई तो महाक्षय ने सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दी और उनके साथ जबरदस्त शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स भी किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विनियमन की कमी पर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार से उचित मीडिया ट्रायल की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उचित उपायों पर विचार करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई वैधानिक नियामक संस्था क्यों नहीं है जो प्रिंट मीडिया की देखरेख करती हो। पीठ ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मामले में मीडिया ट्रायल को विनियमित करने की मांग वाली जनहित याचिका PIL पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी की। सीजे दीपांकर दत्ता ने भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से पूछा, प्रिंट मीडिया के लिए एक प्रेस परिषद है, सिनेमाघरों के लिए सेंसर बोर्ड है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक समान वैधानिक निकाय के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं। तुम्हारे कान किस कलर के हो? पिंक। तुम किस कलर के हो? बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत एक बार फिर से चर्चा का केंद्र हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नाटक में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ ट्वीट और इंटरव्यू के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद नाम के याचिकाकर्ताओं ने अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कंगना के ट्वीट को भड़काऊ बताते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंगना अपने ट्वीट और टीवी चैनलों पर इंटरव्यू के जरिए हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच खाई पैदा कर रही है। कोर्ट के इस आदेश और एफआईआर दर्ज होने के बाद कंगना की मुसीबत और बढ़ सकती है। तो सुनने में तो हमने बचपन से सुना है, सुनने में तो अभी इतना सुन लिया है कि पूरा डिसेंसिटाइज हो गए हैं उस चीज को लेके। जांच एजेंसी सीबीआई और अमेरिका के न्याय विभाग ने अभूतपूर्व तालमेल के साथ साइबर अपराध के जरिए अमेरिका में कथित रूप से सैकड़ों बुजुर्गों को धोखा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का सरगना एक अमेरिका का नागरिक है और यह भारत के कॉल सेंटर के जरिए अपना काम कर रहा था। दिल्ली में सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि जांच एजेंसी के काम को अमेरिका न्याय विभाग ने सराहा है। सूत्रों ने कहा है कि मामले में सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख मजबूत हुई है। उधर अमेरिका के न्याय विभाग ने बयान में कहा है कि कैलिफोर्निया के निवासी 59 वर्षीय माइकल ब्रायन कोटर तकनीकी समर्थन प्रदान करने के नाम पर चलाई जाने वाली योजना को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अपने साथियों को मदद मुहैया कराता था। अमेरिका में एक शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एक संघीय अदालत ने कोटर और उसकी जांच कंपनियों को इस योजना को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके तहत अमेरिका में कथित रूप से सैकड़ों बुजुर्गों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा चुका था। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार 12 अक्टूबर को राज्य पुलिस को एक मामले की घटिया जांच करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है।
इस मामले में महिला अपने 3 नाबालिग बच्चों के साथ जल गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। वहीं महिला को उसके बच्चों को जलाकर मारने का आरोप उसके ससुरालियों के खिलाफ लगाया गया है। न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत किया गया कि पुलिस जांच से छेड़छाड़ करने के सभी प्रयास कर रही है और आरोपी व्यक्तियों की मदद करने के लिए भी प्रयास कर रही है ताकि वे कानून के शिकंजे से बच सकें। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक वकील को फटकार लगाई जो एक कार के अंदर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई में भाग ले रहा था। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किंगी की खंडपीठ ने कहा, हालांकि असाधारण कारणों में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के माध्यम से मामलों को सुनने के लिए मजबूर हैं। हम आशा करते हैं और बार के सदस्यों से कोर्ट का डेकोरम बनाने रखने की भी निर्देश देते हैं। अब इस मामले की सुनवाई के लिए लिया गया तो याचिकाकर्ता के वकील एक कार के भीतर बैठकर कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके मामले को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर उन्हें रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद नेटवर्क खराबी के कारण वे ऑफलाइन हो गए। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पारित एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विध्वंस डेमोलिश के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अवधि समाप्त होने तक या उस मामले में जहां अपील दायर की गई है उसके निपटान तक की अवधि समाप्त होने तक विध्वंस तोड़फोड़ की गतिविधियां न करें। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस भाटिया की खंडपीठ ने आदेश दिया कि राज्य के अधिकारियों को जहां कभी भी 2 अधिनियमों के तहत निजी संपत्तियों पे किए गए निर्माणों के संबंध में विध्वंस के आदेश पारित किए जाते हैं, उन्हें वास्तविक विध्वंस के लिए कोई कार्रवाई करने से पहले अपील की वैधानिक अवधि समाप्त होने तक इंतजार करना चाहिए। वैधानिक आदेशों में दायर अंतरिम आवेदन के निपटान तक अधिकारियों ने विध्वंस के आदेशों को निष्पादित करने की कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह 2 महीने के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और उनके बेटे के बीच संपत्ति के स्वामित्व कब्जे को लेकर चल रहे विवाद का हल निकाले। न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया है कि एक सशब्द और तर्कपूर्ण आदेश पारित करे, साथ ही मामले के पक्षकारों को स्वतंत्रता प्रदान की कि वह आगे के निर्देशों के लिए इस अदालत के समक्ष उस आदेश को रख सकते हैं। ये आदेश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अंजनी कुमार और उनकी पत्नी की तरफ से दायर एक रिट याचिका में आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वो विवादित घर के पंजीकृत मालिक थे। हालांकि उनके बेटे चंदन कुमार ने उन्हें अवैध रूप से बेदखल कर दिया है। अदालत के आदेश 6 अक्टूबर को के बावजूद 23 साल के विचाराधीन कैदी अब्दुल बासित परिहार को ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं करा पाने के बाद मुंबई की विशेष अदालत ने तलोजा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। अब्दुल बासित परिहार शहर के एक कॉलेज से वास्तुकला का छात्र है। उसे कथित ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती सहित 20 अन्य लोग भी शामिल थे। गुजरात उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर 2020 से उच्च न्यायालय के परिसर के भीतर स्थित अधिवक्ता चैम्बर्स खोलने का निर्णय लिया है। चैम्बर्स निर्धारित कार्य दिवस के फार्मूले के साथ कोर्ट वर्किंग डे शनिवार और रविवार को छोड़कर सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे तक ही खोले जाएंगे। बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।